हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कॉर क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट के बारे में, उसकी डेफिनेशन को देख लिया था और बाकी की हम इस वीडियो में देखते हैं। सेकंड पार्ट है ये। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 3 डिक्री होल्डर के बारे में बताता है कि डिक्री हमने देख लिया था। डिक्री में अब क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक डिक्री होल्डर और एक जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिक्री आ जाती है, ठीक है, मींस जो जीत जाता है केस, वो होता है डिक्री होल्डर। जजमेंट लेटर जिसके अगेंस्ट आती है डिक्री, कोर्ट ने जिसको कह दिया, मान लो आपके पैसे देने रहते हैं डिक्री होल्डर को, आपने देने हैं, ठीक है, या फिर कोई पोजेशन का मामला था तो आपने पोजेशन देना है उसको। बस डिक्री होल्डर वो जिसके फेवर में आ गया केस, ठीक है, वो जीत चुका है और वो अब एग्जीक्यूट करवा सकता है अगेंस्ट किसके, जजमेंट लेटर के। तो ये चीज याद रखनी है कि डिक्री होल्डर सिर्फ और सिर्फ डिक्री होल्डर है जजमेंट डेटर के लिए, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं। जैसे मान लो इसने सूट डाला था 3 लोगों के अगेंस्ट, 3 डिफेंडेंट है इसमें, और कोर्ट ने क्या कहा है कि ये जजमेंट डेटर है, इसकी लाइबिलिटी बनती है ए को मान लो पैसे देने की। तो ए डिक्री होल्डर सिर्फ बी के लिए है, सी और डी के लिए नहीं है, बाकी डिफेंडेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। तो शेखियां नहीं मारनी इसने सी और डी के सामने, सिर्फ इसके लिए ही ये डिक्री होल्डर है। डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर एक दूसरे के लिए ये, ठीक है, मेड फॉर ईच अदर। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि डिक्री होल्डर है तो इट मीन्स हम प्लेंटिफ की बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ ने सूट डाला होगा वो उसी के फेवर में डिक्री आई होगी, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है डिफेंडेंट के फेवर में आई हो, तो इट मीन्स डिक्री होल्डर कोई भी हो सकता है, प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है, इवन के थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। मान लो कोर्ट ने क्या कहा, ए को कह दिया, इसने बीसीडी के अगेंस्ट डाला था, कोर्ट ने कह दिया आपके पैसे देने पड़ते हैं, किसके अगेंस्ट, किसको देने हैं आपने, एक्स को। यहाँ पे किसको बना दिया डिक्री होल्डर, एक्स को बना दिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है वो पार्टी ही हो, वो कोई भी हो सकता है, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, थर्ड पार्टी, कोई भी। तो डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मींस लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। तो जहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, कोर्ट केस को दायर किया जाता है, सूट फाइल किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम फाइल करते हैं लोअर कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बनी होती है कोर्ट्स, हमने देखा है जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होती है। तो जो वो कोर्ट्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश की जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, ठीक है, सीधा ट्राई करने के लिए हम ले जाते हैं केस को। तो अब देखते हैं फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन 2 क्लॉज 5 में दी गई है। फॉरेन कोर्ट मींस जो इंडिया से बाहर है, ठीक है, इंडिया से बाहर बाहर जो भी बनी हुई है कोर्ट्स वो सारी फॉरेन कोर्ट्स हैं, ठीक है। मींस जिसको एस्टेब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। और इसकी एग्जांपल ले सकते हो आप, यूएस, यूके, इंडिया से बाहर जो भी कोर्ट्स हैं वो सारी क्या है, फॉरेन कोर्ट, सिंगापुर कोर्ट, जो भी है सारी फॉरेन कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पहले तो जे एंड के साहब भी फॉरेन कोर्ट्स ही हुआ करते थे, क्योंकि अप्लाई नहीं करता था हमारा सीपीसी उन पे, और इंडियन टेरिटरी का भी पार्ट नहीं था। लेकिन 2019 के बाद अब ये फॉरेन कोर्ट्स नहीं है, आपने सिर्फ ये वाली एग्जांपल्स लेनी है, ठीक है, अगर याद रखना है तो फॉरेन जजमेंट की बात करते हैं। फॉरेन जजमेंट मींस ये जो फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, ठीक है, जजमेंट गिवन बाय फॉरेन कोर्ट। तो फॉरेन कोर्ट जैसे मान लो इंटरनेशनल लॉ में आपने टर्म देखी होगी, ये क्या हो गया, इंटरनेशनल लॉ में आप देखते हो टर्म्स है, एक कॉमिटी ऑफ नेशन होती है, एक होती है कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, लिख लेने दीजिए। तो कॉमिटी ऑफ नेशन जहाँ पे सारी कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि हमने एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो, ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, आप दुनिया के किसी भी जगह चले जाओ, किसी की भी टेरिटरी में चले जाओ, उनको रिकॉग्नाइज ही किया जाता है। तो वैसे ही होती है कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज क्या डिसाइड करती हैं कि आपकी कोर्ट ने जो भी जजमेंट दी होगी ना उसको हम रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। मीन्स मान लो कोई फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दी थी, उसको एग्जीक्यूट इंडिया में करवाना है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको करवाएंगे ही, एग्जीक्यूशन करवाएंगे इंडिया में, ठीक है। और इसके अलावा मान लो फॉरेन कोर्ट, यूके की कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है अपनी कंट्री में, तो जरूरी है कि वो यहाँ पे भी बाइंडिंग हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉरेन कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उनकी सिर्फ परसुएसिव वैल्यू है, आप एज रेफरेंस ले सकते हो अपना माइंड क्लियर करने के लिए, लेकिन वो हमारे पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। हमारे पे बाइंडिंग सिर्फ है सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट, हाई कोर्ट्स की जजमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है हाईएस्ट,
सुप्रीम कोर्ट है, वाओ। ये हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो इसने जो भी जजमेंट देती ये सारे हाई कोर्ट्स, ठीक है, जितने भी हैं और सारे लोअर कोर्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के, उन पे अप्लाई करती है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा हाई कोर्ट ने दे दिया है कोई जजमेंट, तो वो सारे जो इसकी स्टेट में लोअर कोर्ट्स हैं उन पे अप्लाई करती है, ठीक है। हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, उसको फॉलो करना होता है इन्होंने, ठीक है। तो अब हमें फॉरेन जजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले पड़ती थी, लेकिन अब हमारे पास अपने सफिशिएंट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, तो अब सिर्फ फॉरेन जजमेंट को परसुएसिव वैल्यू के तौर पे लिया जाता है। तो गवर्नमेंट प्लीडर ये होते हैं अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इनको क्यों अपॉइंट किया जाता है? अगर मान लो कोई स्टेट के रिलेटेड केस है, ठीक है, सूट फाइल किया जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या इन्होंने फाइल करना होता है, या इनके अगेंस्ट कोई किया जाता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं। तो मेनली सिविल लॉ में तो बहुत कम देखे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली सारा काम दूसरे प्लीडर्स ही कर लेते हैं, जैसे प्राइवेट वकील होते हैं, लेकिन रेयर केसेस में देखे जाते हैं। जैसे कि मान लो क्रिमिनल लॉ में हम देखते हैं पीपीज होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पीपीज होते हैं, ठीक है, वो देखने को मिलते ही हैं, वो स्टेट की तरफ से आते हैं, ठीक है, कि सूट फाइल करते हैं वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत रेयर केसेस में हम देखते हैं गवर्नमेंट प्लीडर्स होते हैं, जहाँ पे मान लो मैटर आ जाता है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, तब आते हैं ये। तो चलिए हाई कोर्ट का देख लेते हैं। 27A में दी गई है डेफिनेशंस। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि इन रिलेशन टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मीन द हाई कोर्ट इन कैलकटा, ठीक है। तो मान लो कोई भी स्टेट है तो उसकी हाई कोर्ट होगी, जैसे या फिर दो स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट्स भी हो सकती हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और इसके अलावा जैसे दिल्ली की अलग से हाई कोर्ट है, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट। तो सबकी अलग अलग भी हो सकती है, कॉमन भी हो सकती है, ठीक है, अपनी स्टेट के रिस्पेक्टिव। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 214 में क्या कहा गया है कि हर स्टेट में क्या है, ये जरूरी है कि हाई कोर्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट क्या है? ये हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट की, जो जो भी डिसीजन देगी, जो भी जैसे इसके पास पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जुडिशियल कंट्रोल है, जैसे मर्जी अपने लोअर कोर्ट्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। 227 में सुपरविजन पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रोसीडिंग कितने टाइम में खत्म करनी है, कितनी हॉलीडेज करनी है, ये सारा कुछ देख सकता है हाई कोर्ट। और जुडिशियल सुपरविजन भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो रूल्स बना दिए जाते हैं, जो हमने 121 और 131 में देखा है, कोई भी प्रोसीजर के रिगार्डिंग, तो ऐसे करके ये जुडिशली सुपरवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर होती है हाई कोर्ट की, हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। तो इंडिया की डेफिनेशन देख सकते हैं 27B में दी गई है। इन्होंने कहा है कि इनको छोड़ के, ठीक है, जो फॉरेन कोर्ट फॉरेन जजमेंट से डील करते हैं, इनको छोड़ के बाकी सारी चीजें इंडिया है, ठीक है। पहले इसको भी कह दिया है कि एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब ये भी इंडिया का पार्ट है, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 2 क्लॉज 8 में देखते हैं जज की डेफिनेशन को। जज मीन्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट, मीन्स सिविल कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स देखता है, ठीक है, एविडेंसेस लेता है, जजमेंट देता है, वो जज है, ठीक है। सिविल कोर्ट, हर एक सिविल कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट है चाहे वो हायर कोर्ट है, वहां पे सिविल जज ही होते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने हायरार्की देखी थी ना सिविल कोर्ट्स की, जहाँ पे सबसे नीचे कौन होते हैं? स्मॉल कॉजेस कोर्ट होते हैं। इसके ऊपर कौन होते हैं? इसके ऊपर होते हैं सिविल जज, जूनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन सिविल जज। इनके ऊपर होते हैं सीनियर डिवीजन सिविल जज, ठीक है। इसके ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट सिविल एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं, वैसे ये डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं सिविल लॉ में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जजेस है, यहाँ पे भी जजेस है, यहाँ पे भी जजेस है, मीन सबके पीछे जजेस ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो लोअर से लेके हायर तक, हायर हायरार्की तक जजेस ही होते हैं, ठीक है, सिविल जजेस ही। लेकिन सीआरपीसी में ऐसा नहीं होता, वहां पे हम देखते हैं JM1 होते हैं, JM2 होते हैं, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं, वो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। और वहां पे जज सिर्फ सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है, उसके पीछे हम जज देखने को मिलता है। और बाकी वाले लोअर कोर्ट्स में मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। यहाँ पे सारे जजेस ही होने वाले हैं, ठीक है, जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो। तो चलिए, जजमेंट ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से कर लिया है। मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, मीन्स जब वो प्रिसाइसली सारे एविडेंसेस लेके, दोनों पार्टीज को सुन के, ठीक है, उनकी हियरिंग करके एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आता है, ठीक है, वो सारा कुछ मेंशन करता है जजमेंट में, और रीजन भी देता है कि उसने ये जजमेंट क्यों दी, किसके फेवर में दी, ठीक है, राइट्स को प्रॉपरली डिटरमिन कर देता है।
तो जजमेंट डेटर देखते हैं, 2 क्लॉज 10 में दिया हुआ है जजमेंट डेटर वही डिक्री जब आती है, एक डिक्री होल्डर होता है, एक जजमेंट डेटर होता है। डिक्री होल्डर वो जो केस जीत जाता है, जिसे कहते हैं हम कि जिसके फेवर में डिक्री आ जाती है, और जजमेंट डेटर वो जो जिसके अगेंस्ट डिक्री आ जाती है। कोर्ट कहता है कि आपकी लाइबिलिटी बनती है इसको कंपनसेट करने की, या फिर इसको जो भी आपका डेट है वो देने की, पे करने की, ठीक है। अगेंस्ट हूम डिक्री हैज बीन पास्ड, जिसके अगेंस्ट डिक्री आई है, और अब इसको एग्जीक्यूट करवाएगा कौन? डिक्री होल्डर, ठीक है, इसके अगेंस्ट करवा सकता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये बड़ी वाइड सी डेफिनेशन है सिविल लॉ में। मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन मीन्स जो मर चुका है, ठीक है। मीन्स जो उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो भी उसकी लैंड है उसकी स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, या फिर जिस जो क्या है बहुत ही जैसे कहते हैं कि उसकी डिसीज्ड के साथ बहुत अटैचमेंट थी, ठीक है, कोई लव एंड अफेक्शन हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके कोई भी अटैचमेंट थी, तो उसको बहुत ही ज्यादा फिक्र है उसकी स्टेट की, उसकी प्रॉपर्टी की, ठीक है, और वो उसकी टेक केयर अच्छी तरह से करना चाहता है। Where a party sue or is sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued। तो इसके अलावा जब उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डिसीज्ड, ठीक है, डिसीज्ड हो चुका है, मीन्स था हो चुका है, तो अब उसके बिहाफ पे जो भी स्यू कर सकता है, जैसे मान लो करता है, ठीक है, तो अब ये फैमिली का हेड है मेन, ये अपनी फैमिली के बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है। मान लो इसकी डेथ होगी, इसके अलावा कोई भी मेंबर्स आ जाते हैं, मान लो को पार्टनर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो फाइल कर सकते हैं। मीन्स जो बाद में इंटरेस्ट ले लेता है, ठीक है, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में है। इट मीन्स जो लीगल एयर है उसको तो कवर करता ही है, इसके साथ साथ दूसरों को भी कवर करता है। जैसे मैंने कह दिया कि कोई बंदा है, मान लो उसका फ्रेंड है, ठीक है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, उसका रिलेटिव हो सकता है, ठीक है, उसकी बड़ी अटैचमेंट है, अटैचमेंट थी, डिसीज थे, तो उसने उस प्रॉपर्टी को बड़ा अच्छे से संभाल के रखा है, तो उन पर्सन्स को भी हमने एलआर्स में लेके आना है, ठीक है। कोई रिलेटिव है, यहाँ पे लिखा हुआ रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो कंसर्न है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी अच्छी तरह से टेक केयर करना चाहता है। और इसके अलावा डी फैक्टो गार्डियन हो सकता है, जो मान लो बहुत सालों से उसके टच में था, ठीक है, मान लो 10-20 साल से था, तो उसके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, तो वो भी बंदा हो सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी, तो ये सारे एलर्स हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि इनके पास पोजेशन क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल पोजेशन होना चाहिए, ठीक है। मीन्स इन्होंने होल्ड किया हो, इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई ट्रेसपासर है, वो कह दे कि मेरे पास पोजेशन है तो मैं एलआर हूँ इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोजेशन भी लीगल होना चाहिए, इन्होंने होल्ड करके रखा हो, ठीक है, प्रॉपर टेक केयर कर रहे हो, तो उनको हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में लेके आ जाना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मीन प्रॉफिट्स की बात करें तो मीन प्रॉफिट्स those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom। मीन्स ऐसे प्रॉफिट्स जो बंदे ने कैसे अर्न किए हैं, कैसे उनको रिसीव किया है, कि रॉन्गफुल पोजेशन था उसके ऊपर, ठीक है। जैसे हम पीछे देख रहे थे एलआर वही जिसको पास लीगल पोजेशन है, यहाँ पे आपके पास रॉन्गफुल पोजेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी जो भी हम कह सकते हैं डिक्री होल्डर है वो रिकवर करवा सकता है, ठीक है, मीन प्रॉफिट्स को। मीन प्रॉफिट्स जब बंदा रॉन्गफुली आपकी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, उसमें से जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपकी, मान लो लैंड से आ रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट जितने टाइम के लिए उसने होल्ड करके रखा, ठीक है, आपको पोजेशन नहीं लेने दिया उस प्रॉपर्टी का, और खुद बेनिफिट्स इंजॉय करता रहा, अब वो सारी चीजें कोर्ट क्या करेगा? कैलकुलेट करके आपको दिलवा देगा, ठीक है, उसे मीन प्रॉफिट कहते हैं। कि रॉन्गफुल पोजेशन था उस पर्सन का आपकी प्रॉपर्टी पे, ठीक है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा सारा कुछ। तो विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस टुगेदर विद इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा उसमें, ठीक है। मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट मान लो आपकी लैंड है ये, ठीक है, ठीक है, ये आपकी लैंड है। अब क्या किया है, इस पे क्रॉप्स भी उगाता है वो, ठीक है, और क्या यहाँ पे उसने एक रूम भी बना दिया है, ठीक है, और रूम से अब जो रेंट आ रहा है, ठीक है, और ये क्रॉप्स उगा लिए हैं, इसमें क्या हुआ है, इसको 10 लाख का बेनिफिट हो गया है, ठीक है। तो प्लेंटिव जो कहता है, प्लेंटिव तो वैसे कहता है कि मुझे 1 लाख का बेनिफिट होता था, लेकिन मान लो अब बी ने इलीगली उसको डिस्पोजेस करके खुद एक्वायर कर लिया है,
पोजेशन, तो अब इसको 10 लाख का बेनिफिट हो गया है। तो अब जब मीन प्रॉफिट देगा ना कोर्ट, तो कोर्ट किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा, इसको ध्यान में रखेगा कि इसने प्रॉफिट कितना अर्न किया है, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करके देगा। ये नहीं देखेगा कोर्ट की प्लेंटिफ तो 1 लाख अर्न करता था, उसका 1 लाख का लॉस हो गया, ये नहीं देखना। उसने सिर्फ देखना है कि उसने कितने, जो पर्सन रॉन्गफुली पोजेस कर रहा था उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया। 10 लाख का कमाया है तो 10 लाख मिल जाएगा, ठीक है, प्लेंटिफ को। तो अब जो ये रूम बनाया था इसने, ये भी रेंट आ रहा है, तो इसको भी क्या कैलकुलेट करेंगे, ये जो मान लो इसको कहा जाता है कि जो इम्प्रूवमेंट्स की जाती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी पे, ये इसने रूम बना के इम्प्रूवमेंट कर दी, रेंट पे दे दिया, अब रेंट के भी पैसे आ रहे हैं, ये मीन प्रॉफिट में नहीं आएंगे, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। सिर्फ आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप क्रॉप्स उगाते थे, उसमें से 10 लाख इसने कमाए हैं, वो आपको जरूर मिल जाएंगे, चाहे आपका लॉस 1 लाख का ही हुआ है। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट्स की हैं, अब इम्प्रूवमेंट में से जो भी रेंट आया है, जो भी बेनिफिट्स आए हैं, वो नहीं आपको मिलने वाले, ठीक है। तो आई होप ये अगर एग्जांपल समझ आ गई है तो ये सारा ही समझ आ जाना। तो बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स वाले बेनिफिट्स हम नहीं इंक्लूड करने वाले। मीन प्रॉफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मींस जो आप मान लो 10 साल से आप उसकी प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले रहे हो, ठीक है, क्रॉप्स को उगा रहे हो, तो ये भी कोड कैलकुलेट कर देगा। प्रेजेंटली मींस मान लो अभी भी लिया है, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। फ्यूचर भी हो जाएगा, मान लो हो सकता है कि आपने पिछले तो 10 साल चलो एंजॉय कर दिया, अब डिक्री आ गई प्लेंटिफ के फेवर में, ए के फेवर में, तो अब मान लो ए ने बी को डिस्पोजेस करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट करवानी है डिक्री, बी को डिस्पोजेस करना है, तो लेकिन बी जा नहीं रहा, पोजेशन छोड़ नहीं रहा, तो हो सकता है ये 5 साल और ले ले, ठीक है, पोजेशन छोड़ने में, इसकी डिक्री को एग्जीक्यूट करने में 5 साल लग जाए। तो अब कोर्ट क्या करेगा, ये फ्यूचर ही है, ठीक है, 10 साल के लिए तो चलो कोर्ट ने कैलकुलेट करके बता दिया, अब कोर्ट क्या करेगी, ये भी 5 साल ऐड कर देगी, ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 15 ईयर्स। तो इट मीन्स पास्ट भी इंक्लूड करना है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर मीन प्रॉफिट भी, ठीक है, सबको कैलकुलेट करके कोर्ट दे सकती है। ऑब्जेक्ट यही है कि जो भी बंदे का लॉस हुआ है बेचारे का, उसको हम कंपनसेट कर दें, ठीक है, इसको 10 लाख इसके दे दें, ठीक है। और हमने सिर्फ ये देखना है कि उस बंदे ने वहां से कमाई कितनी की है, कितना अर्न किया है। जैसे 10 लाख कमाया है, ये नहीं देखना कि प्लेंटिफ ने कितना गवाया है, ठीक है, कितना कमाया है, गवाया है, वाओ। तो इसके अलावा इम्प्रूवमेंट्स नहीं हमने इंक्लूड करनी कैलकुलेट करते टाइम। और जब भी आपने मीन प्रॉफिट्स मांगने हैं, ठीक है, मान लो कोई पोजेशन का सूट भी डाला है, तो उसके साथ आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है अपनी प्लेट में कि मैं मीन प्रॉफिट्स भी मांग रहा हूँ, ठीक है, तो ये जरूरी है। तो कोर्ट सेल्फ तो कोर्ट को पता नहीं चलेगा, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा प्लेट में। तो कोर्ट और भी क्या कर सकता है कि डिक्री पास करने के बाद भी मीन प्रॉफिट्स ऐड कर सकता है। ये एग्जांपल ले सकते हैं आप फ्यूचर मीन प्रॉफिट्स की, ठीक है, जहाँ पे डिक्री आ गई, उसको एग्जीक्यूट करवाते हुए ही 5 साल लग गए, ठीक है, तो कोर्ट अब क्या करेगा, इनको भी इंक्लूड कर देगा बीच में, ठीक है, कि ये भी 5 साल का आप भुगतो अब। और ये मीन प्रॉफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ उतने टाइम के लिए जितने टाइम तक आपका रॉन्गफुल पोजेशन था, ठीक है, बी का उस प्रॉपर्टी पे। जैसे मान लो 10 ईयर्स के लिए था रॉन्गफुल पोजेशन, सिर्फ इतने टाइम के लिए ही इसको मिलने वाले हैं। मान लो इसके बीच सी आ जाता है, सी क्या कर देता है, वो इसको डिस्पोजेस कर देता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। इसने सिर्फ होल्ड ऑन किया 2 ईयर्स के लिए और बाकी के 8 साल के लिए इसने किया, तो बी सिर्फ उतने के लिए लाइबल है जितने के लिए उसने अर्न किया, मींस 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो इससे पहले मान लो 10 ईयर्स है टोटल, किसी के पास भी 8 ईयर्स थे, तो इसका टोटल उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि डिक्री होल्डर से सिर्फ जो बंदे ने रॉन्गफुल पोजेशन था जितने टाइम तक था, सिर्फ उतने की लाइबिलिटी है, सिर्फ 2 ईयर्स की लाइबिलिटी है, अगर सिर्फ इसने 2 ईयर्स को लिए होल्ड किया था, ठीक है। तो मीन प्रॉफिट्स शुड बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, स्पेसिफिकली प्लीड करना है आपको, सूट में मांगने हैं, ठीक है, कि अगर आपको चाहिए, ठीक है, कोर्ट इटसेल्फ थोड़ी ना कहेगा कि इसको मैं मीन प्रॉफिट दे देता हूँ, बेचारे ने लिखना भूल गया। तो मूवेबल प्रॉपर्टी 2 क्लॉज 13 में दिया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी हर एक चीज जो मूवेबल है, ठीक है, मूवेबल नेचर की है। और क्या चीज इंक्लूड होती है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। अगर आप क्रॉप्स ग्रो करते हो, जैसे आप व्हीट, राइस, जो भी आप खेती करते हो, ठीक है, तो उस चीज को हमने ग्रो करके, ठीक है, कट कर देना होता है और उसको बेच देना होता है, वो सारी चीजें क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। और ऑर्डर, इसको हमने बड़ी अच्छी तरह से देखा है। ऑर्डर क्या होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री, जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है, ठीक है। तो ये प्लीडर की डेफिनेशन देखते हैं। सिविल लॉ में क्या होता है, प्लीडर वो पर्सन, एनी पर्सन एंटाइटल टू अपीयर, जो अपीयर हो सकता है और प्लीड कर सकता है
कोर्ट में, और कौन कौन से हो सकते हैं, एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, ये सारे क्या हैं, ये प्लीडर की डेफिनेशन में आते हैं। तो प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, रूल्स हमने देखे हैं कोड में, सीपीसी में जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो सारे। तो पब्लिक ऑफिसर हमने आईपीसी में देखे हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर होते हैं सिविल लॉ में। हर एक जज, ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड मान लो यूनियन का है कोई, और स्टेट, मान लो स्टेट अथॉरिटी का है कोई भी मेंबर है, वो क्या है, पब्लिक ऑफिसर है। इसके अलावा कमीशन्ड गेस्टेड ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, ये सारे क्या हैं, जो सर्व कर रहे हैं, सर्विंग लिखा है नहीं यहाँ पे, मीन्स जो सर्व कर रहे हैं जितने टाइम तक, वो भी क्या है, पब्लिक ऑफिसर है। और इसके अलावा एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, तो ये सारे क्या है, एडमिनिस्टर एनी ओथ, ठीक है, कोई भी काम करना है कोर्ट का, वो सारे भी क्या है, पब्लिक ऑफिसर है। और इसके अलावा हु इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जैसे जेल अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, किसी को कन्फाइन करके रखना है, वो भी पब्लिक ऑफिसर है। एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटीज ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए, ये भी क्या है, पब्लिक ऑफिसर है। और कौन कौन से पब्लिक ऑफिसर भाई, कितने ही हैं। तो टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, कोर्ट ने मान लो उनको या गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने इस चीज़ की असेसमेंट करनी है, ठीक है, सर्वे करना है, कॉन्ट्रैक्ट करनी है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है, एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, इन्वेस्टिगेट करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, किसी जगह की रिपोर्ट बनानी है, वो भी सारे क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एनी ऑफिसर, every officer in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty, इसके अलावा जिसको हम ऑथराइज कर रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं पर्टिकुलर, मान लो कोई काम करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए, वो भी पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, मीन्स जो भी बंदे पे ले रहे हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, जिसको हमने पर्टिकुलरली ऑथराइज किया, आपने ये वाला काम करना, ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, वो सारे पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। तो आगे देखते हैं रूल्स। रूल्स को भी हमने बड़ी अच्छी तरह किया है। रूल्स मीन्स रूल्स, रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमने देखे हैं 51 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो होना है, जैसे सूट इंस्टीट्यूट करना है कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, समन होना है तो कैसे समन किया जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट का क्या प्रोसीजर है, वो सारा हमने देखा है। और इसके अलावा हाई कोर्ट के पास भी पावर है, ठीक है, रूल्स बना सकती है ऑर्डर्स में, ठीक है, हमने देखा था ना कि जो सेक्शनल पार्ट है, सब्सटेंटिव पार्ट है, उसमें तो सिर्फ लेजिस्लेचर बना सकती है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, लेकिन जो ऑर्डर वाला पार्ट है, प्रोसीजरल पार्ट है, इसमें पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी और हाई कोर्ट भी बना सकती है, ठीक है। तो क्लॉज 19 शेयर इन कॉर्पोरेशन, ठीक है, शैल बी डीम टू बी इंक्लूड स्टॉक डिबेंचर और बॉन्ड्स, जो भी मार्केट के रिलेटेड है, ठीक है, उनको कहा जाता है साइंड। टू क्लॉज 20 सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड स्टैम्प, वैसे हम क्या मानते हैं, साइन ऑल्सो इंक्लूड्स स्टैम्प, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हमें स्टैम्प नहीं चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, जजमेंट और डिक्री में सिर्फ और सिर्फ साइन ही चाहिए जज के, ठीक है, इसके अलावा बाकी चीजों में स्टैम्प चल जाती है। जैसे मान लो आप कोई कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी डिग्रीज बन के आती हैं यूनिवर्सिटी से, तो उसमें क्या होता है, हर एक बच्चे का सिग्नेचर नहीं होता, सिंपली स्टैम्प होती है ना, तो या फिर ऑथेंटिकेटेड जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी आपको डिग्री इशू करते हैं, उनकी स्टैम्प होती है, ठीक है, ऐसे करके साइन की जगह स्टैम्प चल सकती है, लेकिन सिर्फ कहाँ नहीं चल सकती, जजमेंट और डिक्री में नहीं चल सकती, ठीक है। तो इसमें शेयर में देख लिया ना, बस कंफ्यूज नहीं होना, मार्केट के रिलेटेड है, जो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है, इसके रिलेटेड है शेयर मार्केट के, ठीक है, जो वॉलेटाइल नहीं होते शेयर्स, डिपेंड करते हैं मार्केट प्राइस में, ठीक है, कि कितना प्राइस बढ़ गया, कितना कम हो गया है, ठीक है, उसे शेयर इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा साइंड, बस यही है डेफिनेशंस। तो आई होप मैंने इजी लैंग्वेज में कोशिश की है कि मैं समझाऊं। तो अगर नहीं समझ आया तो आप पूछ लो कमेंट सेक्शन में, मैं शायद दोबारा वीडियो बना दूं। तो आप शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।